हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 6 का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 7 है मुख्य फसलों की खेती। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है कि हमें पूछ रखा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पहला प्रश्न है धान की खेती होती है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है खरीफ की खेती है या रबी की खेती होती है या जायद की है या इसमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता होगा जो हमारी खेती होती है ये 3 भागों में बांटी जाती है। एक तो हमारा खरीफ के सीज़न की आती है, ठीक है, दूसरा हमारा रबी है और तीसरा हमारा जो है वो होती है जायद की। इस समय के अनुसार भी बोई जाती है। तो खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ के अंतर्गत आपका धान आ जाता है और इसकी बुआई कब होती है? जून या जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर या नवंबर में इसको काट दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस समय जून या जुलाई में आपने देखा होगा खेतों में धान है, मक्का है, बाजरा है, इस प्रकार की जो खेती होती हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? खरीफ के अंतर्गत आती हैं। रबी की बात करते हैं तो नवंबर दिसंबर में बोई जाने वाली खेती होती है और इसको हम लोग मार्च या अप्रैल में काट लेते हैं। उसमें देखते हैं आप उस समय खेतों में सरसों के फूल दिखते हैं, सरसों दिखता है, हरा हरा आपका गेहूँ दिखता है। उसके बाद आप देखते होंगे आलू है, मटर है, चना है, ऐसी सी फसलें उसके अंतर्गत आती हैं। ये हमारी रबी की फसल कहलाती है। जायद की बात करते हैं तो जो मार्च या अप्रैल में बोई जाती है और जून या जुलाई तक काट ली जाती है, इन फसलों को जायद की फसलें कहते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं इसमें तो इसमें जितने फ्रूट वाले फल आते हैं, आपके सब्जियां हैं, जैसे कि आपका फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट है, आपका खीरा है, ककड़ी है, खीरा ककड़ी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आती है? तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब आपकी जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 2 है धान की नर्सरी लगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे धान की नर्सरी की बात करता है। इसमें पूछ रखा है कि जो धान की नर्सरी हम लगाते हैं किस महीने में लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे मई के अंतिम सप्ताह में, दूसरा है जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मई के अंतिम सप्ताह में हम लोग धान की नर्सरी लगाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है खरीफ की प्रमुख फसल है। तो खरीफ की बात हमने पहले प्रश्न में कर लिया था। तो खरीफ के अंतर्गत जो पहली फसल आपकी प्रमुख फसल आ जाती है वो धान होती है। और इसी प्रकार रबी की अगर पूछता है तो रबी की प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी? वो आपकी गेहूँ हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपकी रबी की फसल है। लेकिन जो प्रमुख की बात करता है तो गेहूँ आपकी प्रमुख रबी के अंतर्गत आ जाएगी और खरीफ के अंतर्गत आपकी प्रमुख फसल आ जाएगी धान। जैसे कि हरित क्रांति शब्द आपने सुना होगा। तो हरित क्रांति शब्द जो होता है इसके जनक इंडिया में MS स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं इंडिया में। और एक खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हमारा हरित क्रांति। अगर विश्व की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग जी है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जी है जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो एक पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है धान की सीधी बुआई में प्रजाति का प्रयोग करते हैं। अगर हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो कौन सी ऐसी प्रजाति है इसका हम इस्तेमाल करेंगे? पहला ऑप्शन है साकेत 4, दूसरा है सूरज 52, तीसरा है IR 8 या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का साकेत 4 यानी साकेत 4 का हम इस्तेमाल करेंगे। धान की सीधी बुआई में प्रजाति का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है सुगंधित धान की प्रजाति है। पहला ऑप्शन है टा3, दूसरा है बासमती 370, तीसरा ऑप्शन है पूसा बासमती 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा उपर्युक्त सभी। यहाँ पे जितने भी दे रखी हैं सभी धान की सुगंधित प्रजातियाँ होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। टा3 आपका है बासमती है, ठीक है, बासमती 370 है। इसी प्रकार से पूसा है, पूसा की बात करते हैं तो पूसा बासमती जो है 1 है। ये भी आपकी, ये तीनों आपको यहाँ देख पा रहे हैं, ये तीनों क्या हैं? ये सब तीनों धान की सुगंधित प्रजातियाँ हैं। प्रश्न नंबर 5 है मक्का की खेती की जाती है। पहला ऑप्शन है खरीफ के समय में, दूसरा है रबी की फसल या जायद की फसल है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम देखते हैं जो मक्का हमारा होता है लगभग सभी फसलों में सभी सीजन में मक्का की खेती की जाती है, यानी कि यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा खरीफ, रबी, जायद, ठीक है।
प्रश्न नंबर 7 है मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती है। अगर हमको मक्का की खेती करनी है उसके लिए हमें कौन सी भूमि की आवश्यकता होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है दोमट, दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है भावर मिट्टी, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का दोमट मिट्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका ज़्यादा इसमें ज़्यादा उपज होती है मक्की की खेती के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त मानी जाती है, वो हमारी होती है दोमट मिट्टी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है संकर मक्का की प्रजाति है। संकर मक्का की प्रजाति पूछ रखा है, तो पहला ऑप्शन है गंगा 2, दूसरा है गंगा 11, तीसरा है डेक्कन 107, या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि यहाँ पे गंगा 2, गंगा 11, गंगा 107 ये तीनों प्रजातियाँ क्या है मक्का की संकर प्रजाति कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 9 है संकुल मक्का की प्रजाति है। तो संकुल की बात कर रखा है, पहला ऑप्शन है नवीन, दूसरा है कंचन, तीसरा है श्वेत, या उपर्युक्त सभी। तो जो दोस्तों संकुल है वो मक्का की प्रजाति है कैसी है, वो नवीन है, कंचन है और श्वेत है, यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 10 है उड़द फसल है। जो उड़द होती है कैसी फसल है, पहला ऑप्शन है दलहनी फसल है, क्या तिलहनी फसल है, ये दलहनी एवं तिलहनी दोनों फसल है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा जो उड़द होता है हमारा दलहनी होती है। दलहनी फसल उसको कहते हैं जिसमें 2 दाने होते हैं। जैसे चना को अगर हम चना जो हमारा आता है तो उसको बीच से काटेंगे तो एक कप का 2 दाने निकलेंगे, ऐसी फसल होते हैं। चना है, मटर है, ठीक है, सरसों है, लाई है, इस प्रकार की जो भी फसलें होती हैं जिसमें दाने निकलते हैं। 2 दाना राजमा आपका राजमे के में काबुली चना है, इस सब में 2 भागों में टूट जाता है, तो ऐसे दालों को हम बोलते हैं, ऐसी फसलों को कहते हैं दलहनी फसलें कहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें जो राइजोबियम इनकी जो जड़ें होती हैं इनकी जड़ों में गांठें होती हैं। ठीक है, ये जो दलहनी फसलें होती हैं इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, और ये गांठों में क्या पाया जाता है, एक राइजोबियम का नाम का जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रिफिकेशन करता है। और नाइट्रिफिकेशन के फलस्वरूप क्या बनाता है, जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। और ये नाइट्रेट होता है, ये नाइट्रेट जो पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है होती है अपना पोषण के रूप में जो नाइट्रोजन लेते हैं वो किसके रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। क्योंकि उनको पता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो गैस है वो हमारा नाइट्रोजन गैस है, लेकिन इसको पेड़ पौधे डायरेक्ट ना लेकर के नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इसलिए नाइट्रेट जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए जो सहायक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया आपका है, उसको राइजोबियम है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनकी गांठों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जो मटर की फसल होती है मटर की जड़ों की गांठों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि अगर एक फसल यानी 2 ही फसल लगातार हर सीज़न में नहीं बोना चाहिए। जैसे कभी लिखते हैं आप लोग धान गेहूँ आप बोते रहते हैं अक्सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी उस खेतों में दलहनी फसलों का भी बुआई करना चाहिए। जैसे आपका अरहर है, ठीक है, मटर है, ये सब फसलों का भी आप वहाँ पे खेतों में बो सकते हैं, जिससे पैदावार उसमें जो हमारे मिट्टी होता है सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी उर्वरकता भी बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 11 है कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है। कुफरी चंद्रमुखी किसकी प्रजाति है, पहला ऑप्शन दे रखा है मक्का की, दूसरा है आलू की, तीसरा है मूंग की, या चौथा है अरहर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है अरहर की। प्रश्न नंबर 12 है सरसों में तेल पाया जाता है। जो सरसों होता है उसमें कितना % तेल पाया जाता है, पहला ऑप्शन है 30 से 40%, दूसरा है लगभग 20 से 22%, या तीसरा है 10 से 12%, या इसमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगर 3 किलो अगर हम सरसों का 3 kg सरसों ले जाते हैं पिराने के लिए बैल कोल्हू में, तो हमको लगभग 1 लीटर 1 किलो तेल मिलता है। ठीक, 1 kg आपको सरसों का ऑयल मिलता है। उसी प्रकार से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे दे रखा है 30 से या 40%, यानी कि अगर आप 1 किलो ले जाते हैं तो उसमें से 30 से या 40% ही आपको वहाँ से सरसों का तेल मिलेगा। यानी कि अगर आप 3 kg ले जाते हैं 3 किलो में सिर्फ 1 किलो ही सरसों का तेल पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है सरसों के तेल में जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, सरसों में जो तेल पाया जाता है हमारे कितना पाया जाता है, वो लगभग 30 से 40% ही पाया जाता है।
प्रश्न नंबर 13 है, अरहर की उपज होती है। अरहर की उपज कैसी है, कितनी होती है? तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन दे रखा है 25 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दूसरा है 34 से 66 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तीसरा है 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर, या उपयुक्त सभी ठीक है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। जो हमारा अरहर की उपज होती है, अरहर का उत्पादन होता है, वो अगर एक हेक्टेयर में बात करते हैं, प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर में 20 से 25 से कुंटल प्रति हेक्टेयर उसकी उपज होती है। प्रश्न नंबर 14 है, आलू की फसल तैयार होती है। जो आलू की फसल होती है कितने दिनों में तैयार होती है? पहला ऑप्शन है 120 से 25 दिनों में। दूसरा 230 से 235 दिनों में। तीसरा है 215 से 220 दिनों में। ये उपयुक्त सभी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 120 से 125 दिनों में आलू की जो फसल होती है वो पककर तैयार हो जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, गेहूं के अच्छे उत्पादन हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है दोमट मिट्टी में। दूसरा है बलुई मिट्टी में। तीसरा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी में। चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो सबसे इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा दोमट मिट्टी। गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए हमें दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। आपने देखा वहाँ पे मक्के के लिए भी दोमट मिट्टी ही चाहिए होता है। सबसे अच्छा उत्पादन किसमें होता है? दोमट मिट्टी में। और गेहूं में भी उत्पादन अगर देखना है, अगर अच्छा उत्पादन पाना है, तो आप दोमट मिट्टी में गेहूं को बोइए, बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न दे रखा है, पहला यहाँ पे कथन दे रखा है, पहला पॉइंट है, धान खालिस्तान की फसल है। खालिस्तान में क्या बनेंगे फ्रेंड्स? तो धान हमारा जो है खरीफ की फसल है। दूसरा है, रोपाई के लिए धान की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? रोपाई की अगर बात करते हैं तो धान की जो उपयुक्त प्रजाति है वो नरेंद्र, कौन सी है? नरेंद्र 97 है, जो धान की रोपाई के लिए उपयुक्त प्रजाति मानी जाती है। थर्ड है, सुगंधित धान की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो आपने वहाँ पे 3 देखा था, बासमती 370, ठीक है, बासमती 1 था, और क्या नाम है, टाथरी था। ये सब तीन क्या है आपकी धान की सुगंधित उपयुक्त प्रजाति होती है, जो कि सुगंध इसमें आता है बोने पे, उसमें खाने में भी अच्छा लगता है, सुगंध भी अच्छा रहता है उसका। और अब जब खेतों में इसका जब फल लगता है तो वहाँ पे भी अच्छा खासा सुगंध रहता है। 1 हेक्टेयर नर्सरी में जिंक सल्फेट 5 कितना इस्तेमाल करते हैं? अगर 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसमें हम जिंक सल्फेट की जो मात्रा होती है वो 5 kg हम इस्तेमाल करते हैं। कितना? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, धान की रोपाई खालिस्तान गहराई पर करते हैं। तो दोस्तों में जो धान की रोपाई करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं उसको क्या कहा जाता है, जो उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको कितनी सेंटीमीटर गहराई में गाड़ते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी खालिस्तान हो जाएगा। खालिस्तान भरेंगे 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर हम उसको रोपते हैं। प्रश्न पॉइंट नंबर 6 है, देसी मक्का की बीज दर खालिस्तान किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगर हम देसी मक्का की बात करते हैं तो हम 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देसी मक्का को खेतों में बो सकते हैं। यानी प्रति हेक्टेयर की बात किया गया है तो प्रति हेक्टेयर में आप 18 kg या 20 kg, ठीक है, 20 किलो आप देसी मक्का के बीज ले सकते हैं और खेतों में बो सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, सोयाबीन में खालिस्तान प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप बात करते हैं सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो ये होता है 40 से लेकर के 42%। ध्यान में रखेंगे 40 से लेकर के 42% ही प्रोटीन आपका किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। इसलिए खालिस्तान में भर देंगे 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। प्रश्न नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 है, गेहूँ की फसल में खालिस्तान की सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो गेहूं की फसल में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? कम से कम 5 से 6 बार आप सिंचाई करेंगे गेहूं की फसल के लिए। पॉइंट नंबर 9 है, मटर की बुआई खालिस्तान सेंटीमीटर की गहराई पे की जानी चाहिए। तो जो मटर की बुआई होती है फ्रेंड्स, उसको हम 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर गहराई में बो सकते हैं। कितनी गहराई में? 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर गहराई में इसको बोया जाता है। उसी प्रकार से अगर अरहर की बात करते हैं तो अरहर की बुआई में खालिस्तान सेंटीमीटर की गहराई पे बोते हैं। तो अरहर के लिए थोड़ी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? वो 7.5 सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए। 7.5 सेंटीमीटर गहराई अरहर के लिए होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें
पूछ रखा है कि निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। इसमें से पहला कथन दे रखा है धान की खेती केवल रोपाई विधि द्वारा की जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सीधी बुआई भी करते हैं और चुटकी चुटकी बुआई भी करते हैं, हल से जोत कर भी करते हैं। इसलिए सिर्फ हम रोप कर नहीं कर सकते, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। सेकंड पॉइंट है धान की खेती में खैरा रोग से बचाव हेतु जिंक का प्रयोग आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। अगर आपके खेत में धान की खेती है, उसमें खैरा रोग हो गया है, तो आप उसमें जिंक की मात्रा, जिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 किलोग्राम जिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में 5 किलोग्राम जिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से 15 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई की जाती है। बिल्कुल बात सही है। अगर आप 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी लगाए हैं तो आप उससे 15 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है देसी मक्का का बीज दर संकुल मक्का से कम होता है। बिल्कुल बात सही है। जो हमारा देसी मक्का होता है, देसी हर चीज़ें जो होती है, हर चीज़ देसी में देखोगे तो हर चीज़ कम ही रहती है। और अगर हमारा संकुल की बात करते हैं, संकर प्रजाति की बात करेंगे, तो जैसे संकर वाला जो होता है, हाइब्रिड होता है, उसकी पैदावार अधिक होती है। ये तो बच्चा जानता है। ठीक है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप देखते होंगे जो देसी रहता है, देसी गाय का दूध आप दूध नहीं जाएंगे तो 1 ही लीटर 2 ही लीटर मिलेगा, लेकिन अब जर्सी लेकर आएंगे तो वही आपको 20 से 25 लीटर दूध मिल जाता है। उसी प्रकार से हमारे बीज की बात होती है। अगर हम देसी बीज के इस्तेमाल करते हैं खेतों में तो हमको कम उत्पादन मिलेगा, लेकिन हम अगर उसको संकर प्रजाति ले लेते हैं या संकुल प्रजाति का इस्तेमाल करते हैं उस बीज का, तो हमें अधिक पैदावार देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 5 है मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि दोमट होती है। बिल्कुल सही है। अगर मक्का की खेती करनी है तो उसके लिए उपयुक्त भूमि कौन सी होती है? सबसे अधिक पैदावार किसमें होगा? दोमट मिट्टी में होगा। इसलिए बात सही है। मक्का तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। बिल्कुल बात सही है। जो मक्का ऐसी खेती है जो कि तीनों सीजन में, यानी कि खरीफ, रबी और जायद तीनों समय में उगाई जाती है। खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में मक्का हमारी उगाई जाती है। पॉइंट नंबर 7 है संकर एवं संकुल मक्का के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ये बात गलत है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाता है, हम इससे कम करते हैं। मक्का की फसल को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। अगर मक्का की फसल है उसको गिरने से बचाना है तो उसके किनारे किनारे उसके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 9 है अलंकार उड़द की प्रजाति है। ये बात गलत है। अलंकार उड़द की प्रजाति नहीं है। सरसों से तेल निकाला जाता है। बिल्कुल सही है। हम सरसों से क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। उड़द की फसल में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। उड़द की फसल में हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग हमें करना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 है गेहूं में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा था नहीं पाया जाता है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 है स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेल करना है। स्तंभ का में आप देख पा रहे होंगे जैसे कि नर्सरी में कीड़े से बचाव हेतु तो क्या करते हैं? कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। नर्सरी में बीमारी से बचाव हेतु तो क्या कर सकते हैं? किस प्रकार से ये मैच कराते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, स्तंभ का स्तंभ खा को। पहला हम देखेंगे नर्सरी में कीड़े से बचाव हेतु तो हम क्या करते हैं? तो हम लोग कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट है नर्सरी में बीमारी से बचाव के लिए हम क्या करते हैं? कवकनाशी का। अगर हमें उसमें कीड़े पड़ गए तो हम कीटनाशी का इस्तेमाल करेंगे। यदि उसमें बीमारी हो गई है तो उससे बचाव के लिए हम कवकनाशी का इस्तेमाल करते हैं। खरपतवार नियंत्रण है तो हम क्या करते हैं? तो पेंडामेथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। एक पेंडामेथिलीन होता है जो कि खरपतवार का नियंत्रण करता है। फोर्थ है पॉइंट खैरा रोग होता है तो क्या करते हैं? अगर खैरा रोग मान लो धान में हो गया है तो उसके लिए हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं खेतों में। 5 किलोग्राम जिंक 1 हेक्टेयर में आपको डालना होता है। टिड्डा की बात करते हैं तो टिड्डा हमारा एक कीट है। ठीक है, और गंगा 11 जो है एक प्रजाति है। एंट्राजिन की बात करते हैं। एंट्राजिन हमारा खरपतवार नाशक दवा है। और गेहूँ की बात करते हैं तो गेहूँ क्या है? हमारी वैशाली प्रजाति है गेहूँ की। गेहूँसा क्या होता है दोस्तों? गेहूँसा हमारा खरपतवार होता है एक नाम का, गेहूँसा उसको बोलते हैं। और किट या रस्ट क्या होता है? तो किट या रस्ट हमारी एक बीमारी है। इस प्रकार से आप इसको मैच करा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न नंबर 5 है, सिंचित दशा में धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बताएं। सिंचित दशा की बात कर रहा है, सिंचित अवस्था में, सिंचित दशा में जो धान की फसल में नाइट्रोजन होता है, कितना नाइट्रोजन हम इस्तेमाल करेंगे। तो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ बात की गई है। 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं किसमें, धान की खेती में, वो सिंचित भूमि है वो यदि। सेकेंड पॉइंट है, सुगंधित धान की तो प्रजातियों के नाम लिखे। यहाँ पे लिखेंगे, पहली बात तो यहाँ पे धान कर लीजिएगा, ठीक है। सुगंधित धान की दो प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, पहला तो आपका टा3 और दूसरा है बासमती 370, ये दो नाम याद कर लीजिएगा, ये सुगंधित धान की प्रजातियाँ हैं। प्रश्न नंबर 3 है, धान की रोपाई के लिए, धान की रोपाई के समय नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। यदि आप धान की रोपाई कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना करेंगे, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन का, जब आप धान की रोपाई कर रहे हैं। रोपाई किस समय की बात है ये। अगला प्रश्न है, धान की उन्नतशील फसल के लिए फास्फोरस की मात्रा बताएं। एक धान की जो उन्नतशील फसल है उसमें फास्फोरस आप कितना मिलाएंगे, कितना फास्फोरस डालेंगे, उसकी मात्रा लिखना है। उत्तर में लिखेंगे 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन को रोपाई के समय 60 किलोग्राम लेना है और आप फास्फोरस कितना लेंगे, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे, ठीक है, उन्नतशील बीज के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, महीन धान की नर्सरी के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा बताइए। जो महीन धान है, अगर महीन धान आप की नर्सरी लगा रहे हैं तो उसके लिए आप कितना बीज इस्तेमाल करेंगे 1 हेक्टेयर में, उसकी मात्रा लिखना है। तो आप ध्यान में रखेंगे, आप 30 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करेंगे। कितना, 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, कि अगर महीन धान है उसकी नर्सरी के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी में कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई की जाती है। अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी की, तो उससे हम कितने क्षेत्रफल वाला एरिया को हम रोप सकते हैं। तो उसमें लिखेंगे हम लोग 15 हेक्टेयर, ठीक है, 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई हम कर सकते हैं अगर हम 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी लगाए हैं तो। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें नर्सरी में खैरा रोग के से नियंत्रण हेतु कितने जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। उत्तर में लिखेंगे 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट की मात्रा हम लोग ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट की मात्रा हम इस्तेमाल करते हैं। और जब भी खेतों में कौन सा रोग हो जाता है, धानों में खैरा रोग हो जाता है, उसकी नियंत्रण हेतु हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, धान की रोपाई के समय एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जाते हैं। तो आप ध्यान देखेंगे, पतले धान की बात किया जाता है, तो पतले धान की अगर आप रोपाई करते हैं, ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 पौधे एक स्थान पे हमको रोपना चाहिए। कितने, 2 से 3 पौधों का इस्तेमाल करना चाहिए एक स्थान पे। संकर मक्का की 2 प्रजातियों के नाम बताइए। तो संकर मक्का की 2 प्रजातियां हैं, पहला आप लिख लीजिएगा गंगा 2 और दूसरा है गंगा 11, ठीक है, ये 2 प्रजातियां हैं, संकर प्रजाति है जो कि मक्का की हैं। प्रश्न नंबर 10 है, देसी मक्का की बुआई के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा बताइए। देसी जो मक्का है उसकी बुआई के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम 18 से 20 किलोग्राम लेंगे। कितना, 18 से 20 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो कि हमारे देसी मक्का की बीज के लिए है। प्रश्न नंबर 11 है, संकर एवं संकुल प्रजातियों के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है। संकुल या संकर की बात करते हैं तो इसमें हम 20 से 25 किलोग्राम, ठीक है, 20 से 25 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करते हैं। कितना, प्रति हेक्टेयर में। किसकी बात कर रहा है, ये मक्के की बात कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, मक्की की बुआई कितनी गहराई पर करते हैं। तो मक्की की जो बुआई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में हम इसकी गहराई में बोते हैं। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, मक्के के खेत में दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। मक्के खेत में अक्सर आप देखते होंगे दीमक लग जाता होगा, उसके नियंत्रण हेतु आप जो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं वो कितना करते हैं, इसके बारे में पूछ रखा है। उत्तर में लिखेंगे हम लोग 20 से 25 किलोग्राम रेत के साथ 2% क्या लिखेंगे, मिथाइल पैराथियान छिड़काव प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। 2% आपको मिथाइल पैराथियान मिलाना है 20 से 25 किलो रेत में।
और इसको प्रति हेक्टेयर आपको छिड़काव कर देना है। 1 हेक्टेयर में आपको 2% ही मिथाइल मिलानी है, मिथाइल पैराथियान मिलाना है, और इसके साथ में आपको लेना है 20 से 25 किलोग्राम रेत। प्रश्न नंबर 14 है, गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे 120 किलोग्राम आप इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन की मात्रा। कितना? प्रति हेक्टेयर में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा आप इस्तेमाल करेंगे गेहूं की अच्छी उपज के लिए। गेहूं और धान दोनों में मात्रा सेम रहता है। प्रश्न नंबर 15 है, गेहूं की फसल के नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताएं। गेहूं की फसल के नाइट्रोजन आप कितना इस्तेमाल करेंगे, फास्फोरस कितना इस्तेमाल करेंगे, पोटास कितना इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में लिखना है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो करते हैं वो हमारा 120 किलोग्राम हम नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा NPK उर्वरक होता है, NPK। ये हमारा 120 हो गया, ये हमारा 60 हो गया आधा उसका, और ये 40, ठीक है 40 किलो। ये सब क्या है? किलोग्राम में 120 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम, यानी फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। प्रश्न नंबर 16 है कि उड़द की बुआई से पूर्व किस रसायन से उपचारित करते हैं? जो उड़द की हम बुआई करते हैं उससे पूर्व जो हमारा जो बीज होता है उस बीज को किस रसायन द्वारा उपचारित किया जाता है, इसके बारे में लिखा है। उत्तर में लिखेंगे उड़द की बुआई से पूर्व अच्छी पैदावार व सही बढ़ोतरी के लिए राइजोबियम जैसे रसायन से हम उसको उपचारित करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, मूंग की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? उत्तर में लिखेंगे मूंग की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 18 है, सरसों की बुआई का उपयुक्त समय बताइए। सरसों की जो बुआई कौन सा सबसे बेस्ट समय होता है, किस समय सरसों की बुआई करनी चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे सरसों की बुआई सितंबर से अक्टूबर के महीने में करनी चाहिए। ध्यान में रखेंगे सितंबर से अक्टूबर के महीने में हमें सरसों की बुआई करनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट उपयुक्त समय होता है। प्रश्न नंबर 6 है, धान की नर्सरी तैयार करने की विधि बताएं। धान की नर्सरी जो होती है कैसे तैयार की जाती है उसकी विधि को लिखना है। उत्तर में लिखेंगे हेडिंग डालेंगे नर्सरी, लिखेंगे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए महीन धान का 30 किलोग्राम, मध्यम धान का 35 किलोग्राम और मोटे धान का 40 किलोग्राम बीज पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको ध्यान देना है, अगर आप धान की नर्सरी लगा रहे हैं, अगर आप महीन धान की नर्सरी लगा रहे हैं आप, तो बीज की जो मात्रा होनी है वो 30 किलोग्राम लेंगे। यदि आप मध्यम धान यानी मीडियम धान की बात करते हैं, मीडियम धान लगाते हैं, ज़्यादा महीन ना ज़्यादा मोटा नहीं, तो उसमें आप 35 किलोग्राम बीज की मात्रा लेंगे। यदि मोटा धान लगा रहे हैं तो उसमें आप 40 किलोग्राम बीज की मात्रा लेंगे। ये आपको प्रति हेक्टेयर लेना है। ठीक है। बीज पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है। 1 हेक्टेयर नर्सरी में 15 हेक्टेयर की रोपाई होती है। 1 हेक्टेयर नर्सरी में जब लगाते हैं तो उससे आपको 15 हेक्टेयर की रोपाई कर सकते हैं। 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई आप कर सकते हैं। नर्सरी में पौधों की उचित बढ़ावार के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो नर्सरी होता है फ्रेंड्स, उस नर्सरी में पौधों की उचित बढ़ावार के लिए उनकी बढ़ोतरी के लिए आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर और 50 किलोग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी में यदि खैरा रोग लग जाता है उसके नियंत्रण हेतु आप 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 2% यूरिया के साथ घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। यानी आपको अगर आपके खेत में फास्फोरस जैसे कि खैरा रोग लग जाता है आपके नर्सरी में, तो आपको उससे बचाव के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। और जिंक सल्फेट में केवल 2% जिंक सल्फेट लेना है, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना और 2% उसमें यूरिया मिला लेना है। उसके साथ उसके घोल को प्रति हेक्टेयर आपको छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। नर्सरी में कीड़ों से बचाव हेतु आपको इस्तेमाल करना है क्लोरोपाइरीफारस 20 EC। क्या होता है हमारा, इसको इमल्सन कंसनट्रेट, ठीक है, इमल्सन कंसनट्रेट को 1.5 लीटर को 800 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके नर्सरी में कीड़े लग गए हैं तो कीड़ों से बचाव हेतु आप क्या करेंगे, एक दवा आती है इसका नाम है क्लोरोपाइरीफारस है, जो कि
क्लोरोपाइरीफायरस 20 EC इसका पूरा नाम है। EC मतलब यहाँ पे क्या होता है, इमल्सन कंसनट्रेट होता है। इसको 1.5 लीटर लेना है और 800 लीटर पानी में मिला लेना है और छिड़काव करना है। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें लिखेंगे धान की रोपित फसल में फसल सुरक्षा से क्या उपाय किए जाते हैं। जो हमारे धान की रोपित फसल होती है उस फसल की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं उसके बारे में लिखना। उत्तर में लिखेंगे फसल सुरक्षा, धान के खेत में रोपाई से कटाई तक अनेक कीड़े व रोग लगते हैं। ये कीड़े दीमक, गंधी बग, सैनिक कीट, हरा फुदका, पत्ती लपेट कीट तथा तना छेदक आदि हैं। इनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन से कीट होते हैं, कौन से रोग लगते हैं धान की खेतों में रोपाई में। ठीक है, रोपाई से लेकर कटाई तक के बीच में। तो जैसे इसमें नाम दे रखा था कि आपका एक कीट है, एक तो आपको दीमक तो पता ही है, दूसरा हमारा गंधी बग होता है, सैनिक कीट होता है, हरा फुदका होता है, पत्ती लपेट कीट है तथा तना छेदक। ये सब क्या है, धानों को उनकी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 5% मेलाथियान धूल का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव करें। आपको क्या करना है, 5% मेलाथियान धूल का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसलों पर छिड़काव करें। सैनिक कीट नियंत्रण एडोसल्फान 35 EC का छिड़काव किया जाता है। जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना अथवा 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी इसमें घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। झुलसा रोग के उपचार के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखेंगे धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए तथा देने की विधि भी लिखिए। उत्तर में लिखेंगे धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परिरक्षण के आधार पर किया जाता है। सिंचित दशा में नाइट्रोजन 120 किलोग्राम आपको लेना है, फास्फोरस 60 किलोग्राम लेना है एवं पोटास की जो मात्रा है वो भी 60 किलोग्राम होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रति हेक्टेयर देने की बात की गई है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय देना है। यानी आपको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे देना है रोपाई जब करते हैं। और जो आपका आधी मात्रा बच जाती है वो बाद में देना होता है। तो उसमें लिखेंगे फास्फोरस की पूरी मात्रा रोपाई के 1 या 2 दिन बाद खेत में देनी चाहिए। नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा बचती है वो कल्ले निकलने लगते हैं, कल्ले निकलते समय एवं बालियाँ निकलने से पूर्व छिड़क देना चाहिए। ठीक है, कल्ले निकलने के समय और जब बालियाँ निकलने से पूर्व जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो क्या करेंगे, उसमें छिड़क देंगे। धान की सीधी बुआई में क्या करते हैं, अगर सीधी बुआई है तो इसमें रोपाई की बात हुई, अगर धान की सीधी बुआई है तो उसमें नाइट्रोजन की कितनी % मात्रा होनी चाहिए, कितना नाइट्रोजन होना चाहिए, उसमें लिखेंगे नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 तथा पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा कैंडो में बीज के नीचे डालना चाहिए। नाइट्रोजन का 2/4 भाग कल्ले फटते समय तथा शेष बाली बनने से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, मक्का में लगने वाले रोग एवं उनसे बचाव के उपाय लिखिए। उत्तर में लिखेंगे मक्का में झुलसा रोग लगता है, इसके उपचार हेतु 2 से 2.5 किलोग्राम एंडोफिल M45 को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2 से 3 छिड़काव करने चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में तना सड़न रोग होता है, जिसके उपचार के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से रोग नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, मक्का की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर एवं प्रयोग की विधि लिखिए। ये पहले प्रश्न हो गया था, इसको आप प्रश्न नंबर 9 में देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, सोयाबीन से कौन कौन से व्यंजक तैयार किए जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे सोयाबीन से दूध, दही, मंगोड़ी, बढ़िया, यहाँ पकौड़ी लिख लीजिएगा।
मगोड़ी क्या होता है, पकौड़ी यहाँ पे ले लीजिएगा, बढ़िया इत्यादि पौष्टिक पेय एवं खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, सोयाबीन की फसल में खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता एवं प्रयोग करने की विधि लिखिए। उत्तर में लिखेंगे सोयाबीन की अच्छी पैदावार हो तो आप 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। उर्वरक की पूरी मात्रा अंतिम जुताई पर हल के पीछे जो कूड़े होते हैं ना, कूड़ों में 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर डालनी चाहिए। ध्यान में रखेंगे जब भी आप सोयाबीन की अच्छी पैदावार चाहते हैं उसके लिए आप 15 से 20 किलोग्राम आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा ले सकते हैं। और इनको प्रयोग कैसे करना है, तो पोटाश इसको सबको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये मात्रा दी गई है। और ध्यान में रखेंगे जो उर्वरक की पूरी मात्रा जो होती है वो अंतिम जो जुताई होती है, अंतिम जुताई पर हल के पीछे जो कूड़े बने होते हैं, ठीक है, नालियाँ जो बनी थी, नालियों में 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर इसको डाल देना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, गेहूं की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा तथा प्रयोग करने की विधि बताएं। उत्तर में लिखेंगे गेहूं के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, गेहूं फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन आप इस्तेमाल करेंगे, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर आपको इस्तेमाल करना है। प्रयोग करना चाहिए, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं नाइट्रोजन की आधी जो मात्रा है तथा बाकी 2 की पूरी मात्रा बीज के साथ कैंड में 5 सेंटीमीटर गहराई पर देनी चाहिए तथा शेष जो नाइट्रोजन के 2 भागों में कलने निकलने समय तथा बलियां बनते समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन शाम को खड़ी फसल में दी जाती है। जो नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स को ध्यान में रखेंगे शाम को देना चाहिए और जो खड़ी फसल होती है खड़ी फसलों में दी जाती है। सिंचाई के बाद जब पैर का हल्का निशान बने तब यूरिया लगाना चाहिए। जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद जब आप देखते हो थोड़ा सा पानी सूख जाता है तो आपके पैर जो होते हैं हल्का सा निशान लगने लगता है, तो उसमें आप यूरिया खेतों में डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मटर की सिंचित असिंचित क्षेत्र में खेती हेतु उर्वरक की मात्रा एवं प्रयोग विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे मटर की खेती में कंपोस्ट खाद लगाने के बाद 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, मटर की फसल में लगने वाले महत्वपूर्ण कीड़ों एवं बचाव के उपाय बताइए। उत्तर में लिखेंगे मटर में चींटियों लिख लीजिएगा, चींटियों से नियंत्रण हेतु 2 किलो मैलाथियान 50% घुलनशील चूर्ण 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए तथा मैलाथियान 50 EC की 1 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। फली छेदक कीट के अलावा पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीट भी लगते हैं। इनके नियंत्रण हेतु आप मेटासिस्टक्स 25 cc 1 लीटर इसका इस्तेमाल करना है और कितने पानी में 1000 लीटर पानी में इसको घोल लेना है। घोल करके प्रति हेक्टेयर आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे फली मेदक जो कीटे होते हैं अथवा पत्ती सुरंग होते हैं, इन कीटों को आप दूर कर सकते हैं, इनसे सुरक्षा पा सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे सामान्यतः गेहूं में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बोने के 20 से 25 दिन बाद की जाती है जो महत्वपूर्ण होती है। पहला ध्यान रखेंगे जो पहली सिंचाई होती है गेहूँ की वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसको जब हम गेहूँ बोते हैं इसके 20 से 25 दिन बाद इसको पहली सिंचाई की जाती है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। अंतिम सिंचाई से पहले वाली सिंचाई दूधिया अवस्था में करनी चाहिए। और ध्यान में रखेंगे जो हमारा अंतिम सिंचाई भी होती है उसको भी समय से देना होगा। उसमें क्या होता है, जब सिंचाई तब करनी चाहिए जब उसमें जो बलियाँ आती हैं, तो जब उसमें से फल आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें दूधिया अवस्था में जब होता है उस समय अंतिम सिंचाई करनी चाहिए। अंत में हल्की सिंचाई देना दाना पकते समय कर देना चाहिए। और लास्ट में क्या करना है, जो अंतिम सिंचाई होती है वो दाना पकते समय उसको करना चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।